नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एजीटीए जो आपका एग्जाम होगा। तो साथियों देख लो, सभी पेपर में आपके यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के ये प्रश्न आएंगे। और साथियों ये मैं ऐसा नहीं हूँ कि हवा में बात कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि जो आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो भी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, तो उनमें से जो एक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, तो उन्हीं से मैंने वहीं से ये जो आंसर उठाए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी जो हाल ही में जो उनका कैसा सिस्टम है और किस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए ये सभी प्रश्न हैं साथियों। तो इस जो हम वीडियो में साथियों यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पुटअप किए गए थे उस परीक्षा में, तो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर सहित समावेश किया है इस वीडियो में। तो अब हम आपको बता भी दें कि किस में ये आए थे प्रश्न। तो आपसे निवेदन है साथियों, बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। लेकिन अगर कोई नया साथी आए हैं इस चैनल पर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले। तो अंत में साथियों वीडियो के हम बताएंगे भी कि हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कि किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो चलते हैं आज के हम इस अपने वीडियो की तरफ। और इस टॉपिक में हमने साथियों यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे परीक्षा में, उन क्वेश्चनों का इसमें समावेश किया है। तो चलते हैं आज के अपने इस क्वेश्चनों की तरफ। तो साथियों ये हमारे चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पल पल की अपडेट जो भी कुछ घटित होता है या आपके स्टडी से रिलेटेड, आपको मोटिवेशन से रिलेटेड, ये विश्वसनीय चैनल है। हम आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ में मोटिवेट का काम भी करते हैं। तो अब हम उन प्रश्नों से आपको रूबरू कराएंगे कि जो हाल ही में ये प्रश्न आपकी मतलब यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए थे यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के, और जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एजीटीए वालों के लिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष स्वयं प्रचलित किया गया था? तो साथियों 1901 1999 मतलब 1991 में किया गया था, 1991 में। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष स्वयं प्रचलित किया गया था? तो 1991 में किया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन ये है साथियों, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये साथियों लिंकस है। ये कंप्यूटर का आपका प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। फिर कंप्यूटर का पूछ लिया है प्रश्न नंबर 3, चयनित टेक्स्ट के कैश को शीघ्रता से अपर कैश में बदलने के लिए आप किस क्रिया का प्रयोग करेंगे? तो साथियों ये बताना है आपको। तो चयनित टेक्स्ट के कैश को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए आप किस क्रिया का प्रयोग करेंगे? तो शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करेंगे साथियों। ये चीज आपको देखना है। ऐसे पर्सन भी आपको मैंने बताया था कि आएंगे शॉर्ट की से रिलेटेड भी, और लगभग ऐसे ही पर्सन एग्जामिनर ने पूछे हैं जैसे हम आपको पैटर्न कराते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो प्रसिद्ध जो कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या हुए हैं, तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो साथियों रायबरेली में हुआ था। और ये आपके हाल फिलहाल के जो एग्जाम हुआ था उसी में आए हुए हैं। और अंत में मैं बताऊंगा भी कि किस एग्जाम में ये प्रश्न आए थे, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारा इस तरीके से उत्तर, दक्षिण और पूर्व, और ये आपका पश्चिम, इस तरीके से आपका है। और जैसे मान लिया उत्तर में आपका सहारनपुर है साथियों,
उत्तर में सहारनपुर हो गया और दक्षिण में सोनभद्र हो गया साथियों, और पूर्व में आपका बलिया हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके मतलब डायरेक्ट आपका पर्सन यहां से भी आ सकता है। और पश्चिम में साथियों शामली हो गया। तो ये याद रखना है आपको। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है और पूर्वी जिला कौन सा है। तो ये चारों जनपद आपको 100% याद रखने हैं। लेकिन अब जो मेन बात यह है साथियों, वो क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा था उत्तर से दक्षिण। तो साथियों जब उत्तर से दक्षिण की तरफ को चलेंगे तो एक तो पीलीभीत, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो बहुत जनपद, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने आंसर मानना था या ऑप्शन जो आए थे साथियों, उसमें पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर और मोहबा, ये इसका राइट आंसर है साथियों। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये थोड़ा सा घुमा रखा है लेकिन प्रश्न बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी थे। तो सीधी बात है, स्वतंत्रता सेनानी है और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी है। तो साथियों उनका नाम था अशफाक उल्ला खान। तो अशफाक उल्ला, तो उनका नाम साथियों अशफाक उल्ला खान नाम है, जो स्वतंत्र सेनानी थे और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निवासी थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, अब प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये है, ऐसे प्रश्न मैंने आपको बहुत दिए हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। सूची 1 में है आपका मतलब इस तरीके से जो हमारे जो इस तरीके से होता है 1 2 3 इस तरीके से, ये इस तरीके से लिखे हुए हैं। और सूची 2 में है ए, बी और सी इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है साथियों। जैसे सूची 1 में ये पक्षी अभयारण्य दे रखे हैं और सूची 2 में इनके वो दे रखे हैं साथियों कि कहां पर ये स्थित है। ठीक है, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग ये आंसर जो दे रखा है, इन्होंने ये दिया है कि विकल्प ए मतलब जैसे नवाबगंज है आपका, ये नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, तो इसका हमारा 2 पर पहुंच जाएगा। ये है साथियों उन्नाव में। ये कहाँ है साथियों, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये पहुंच जाएगा आपका ए का बी में, नहीं 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 ए का बी, ए का बी हो जाएगा आपका हमारा ये जो ये है बी में है। अरंगा पक्षी अभयारण्य कहाँ है साथियों, ये हो जाएगा हमारा नवाबगंज में। इस बात को ध्यान रखिए, अरंगा पक्षी अभयारण्य है नवाबगंज में। और फिर आपकी बात करते हैं बी। बी में हमारा तीसरा समान पक्षी अभयारण्य है हमारा पर्वत पार उसमें पावर्ती में। और फिर बात करते हैं सी। तो साथियों अभी हमने बताया था आपके बी मतलब समान पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है साथियों, ये पावर्ती में है। और फिर बात करते हैं साथियों सी। सी में है साथियों पहला, तो पहला है साथियों मैनपुरी। तो सी का कौन सा है आपका मतलब पहला है आपका पक्षी, ये नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है साथियों, ये हो जाएगा आपका उन्नाव में। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य हो जाएगा साथियों आपका उन्नाव में। तो सी का हो जाएगा हमारा साथियों पहले में। ये थोड़ा सा जो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो रहा है क्योंकि मैंने टाइप किया था, बिल्कुल सामने सामने नहीं लिखे गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो, आपने काफी क्वेश्चन किए हैं ऐसे। और फिर बात करते हैं साथियों डी। तो डी का हमारा फोर्थ है जो है समसपुरा पक्षी अभयारण्य है हमारा, ये रायबरेली में स्थित है। तो इस तरीके से ये हमें सही मिलान करना था। अब नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट पर्सन क्या है हमारा, पर्सन नंबर जो 8 है, उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उसमें 4 कथन दिए होंगे
पेपर में, लेकिन उसमें से साथियों ये कथन आपका बिल्कुल सही है। जैसे कक्षा 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इस लेवल का भी इस तरीके का प्रश्न भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का भी ये ऐसे ही हमें सुमेलित करना है, कैंची गुना करना है। तो निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थिति के साथ सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है साथियों। तो एक तरफ इनके मतलब स्थान है और एक तरफ ये जो मतलब कुछ जैसे भारत कला भवन, रेजिमेंटल सेंटर या मिजोरम या प्लेटिनियम ये सब है, तो इनके ये कहाँ पर स्थित है ये सब हमें बताना है। तो इसका साथियों राइट आंसर इस तरीके से बताएंगे, जैसे 1 का 3। तो 1 नंबर पर साथियों है भारत कला भवन। तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ये आपका बनारस में स्थित है, क्योंकि 1 के सामने 3 हमें करना है। ठीक है साथियों, तो भारत कला भवन ये आपका बनारस में स्थित हो गया। फिर बात करते हैं जाट जाट रेजिमेंटल सेंटर। तो जाट रेजिमेंटल सेंटर ये आपका बरेली में स्थित है। तो 2 का 2 आपका बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आपका तीसरे का पहला, तो जो यह है आपका तीसरे का पहला, तीसरे का पहला ऑप्शन में हमारा यह हो जाएगा भारत कला भवन। ये आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा भारत कला भवन। भारत कला भवन ये है जो है रेल। और फिर है साथियों ये चौथा जवाहर प्लेटेरियम। ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। थोड़ा सा इस तरीके से आप इस कूट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। हो सकता है कि मुझसे इधर से उधर थोड़ा बोल दिया हो, लेकिन जो इन्होंने इसी को सही माना था ऑप्शन को। तो ये भारत कला है जो साथियों का भारत कला ये आपका है। इसमें देख लीजिए साथियों, ये इसके कूट लिखे हुए हैं, आप देख लेना। अब बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इधर से उधर हो रहे हैं, एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी आप समझदार हो। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की। 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा कवि अपनी रचना, इसमें रे लगेगा साथियों, जिरे हल ए मिस्कन के लिए प्रसिद्ध है, जो उर्दू गजल का प्रारंभिक प्रोटोटाइप भी है। तो साथियों जिरे एल ए मिस्कन के नाम से साथियों प्रसिद्ध है आपके अमीर खुसरो। तो ये याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर फिर 12 की बात करते हैं। 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में किस शहर को उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? तो 2000 की अगर जब सूची जारी की गई थी, तो स्वच्छ शहर के मामले में यूपी का नोएडा 1 नंबर पर था। तो वही है कि सबसे स्वच्छ शहर जो आपका घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश का, वो नोएडा था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर साथियों 1950 हो जाएगा, कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत का जब नाम बदला गया था और यूनाइटेड प्रांत के नाम से इसको प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, तो उत्तर प्रदेश का नाम जब दिया गया तो वो 1950 में दिया गया था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। श्रावस्ती किस राजधानी थी, मतलब श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो वो साथियों कोसला की राजधानी थी। ये आपके उत्तर प्रदेश में ही प्रश्न पूछे एग्जामिनर ने, तो आपको आइडिया लगाना है
कि इस लेवल के एग्जाम अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके पेपर में भी संभावित है ऐसे पर्सन हो सकता है रिपीटेड हो जाए, तो आपको देख लेने हैं ये सभी पर्सन। अब नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये इलाहाबाद में 1917 में की गई थी साथियों। पर्सन नंबर 16 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। अगर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात करी जाए बनारस में, एनी बेसेंट द्वारा। और अगर बात करें हिंदू विश्वविद्यालय, तो वो की गई थी आपके मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं पर्सन नंबर 17 की। यूपीएसआईडीए मतलब यूपी, इस तरीके से करेंगे इसको, यू यूपी एस आई डी ए। यूपीएसआईडीए की एक प्रमुख परियोजना है जो दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क, जो पार्क कहाँ स्थित है? तो ये एक प्रमुख योजना भी है, परियोजना, और ये दिव्यापुर में है। और दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क का ये कहाँ, मतलब दिव्यापुर एक स्थान का नाम है, और ये किस जनपद में स्थित है साथियों? औरैया जनपद में स्थित है यूपीएसआईडीए परियोजना, जो दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क के नाम से जानी जाती है, तो वो औरैया में है। और ये साथियों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। इंपोर्टेंट तो सभी है अगर एग्जामिनर ने पूछे हैं, लेकिन देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक, तो हमें बताना है प्रत्येक मतलब 12 वर्ष में 4 स्थानों पर बारी बारी से लगता है। तो प्रयागराज होगा, उज्जैन होगा, नासिक होगा, तो साथियों फिर हो जाएगा हमारा हरिद्वार। तो हरिद्वार हो जाएगा। तो ये 4 स्थान पर लगता है कुंभ का मेला, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। और ये कब लगता है साथियों? प्रत्येक 12 वर्ष में 4 स्थानों पर लगता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये मैंने नहीं, एग्जामिनर ने ही क्वेश्चन दिया था, उसको बस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न ये है प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई? तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से पूरी की गई थी टेहरी बांध परियोजना। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की। ये फिर ऐसे ही आ गया है आपका मिलान करने के लिए, इसीलिए मैं आपको मिलान वाले क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करा रहा हूँ। यूपी स्पेशल हो, कंप्यूटर का हो, आपका एग्रीकल्चर के हो, ज्यादातर सुमेलित नहीं है, या मिलान कीजिए, ऐसे प्रश्न ज्यादा यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है, और ऐसे प्रश्नों पर हमारा भी फोकस है। फिर से इन्होंने ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया। उत्तर प्रदेश में स्थायी शहरी जो है गतिशील था, ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो रहा है, गतिशीलता में तेजी लाने के लिए एक पहल मेरी बस मेरी सड़क किनके बीच की सहयोगात्मक पहल है? तो ये साथियों इनके ऑप्शन, ये मतलब एक तरफ इनके वे दे रखे हैं, मतलब कि किससे कौन सा संबंधित है। तो जैसे मान लिया आपका, तो इसमें साथियों कहने का मतलब ये है, ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 4 में से आपको सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसमें साथियों पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी चौथा गलत है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कथन से दे रखे होंगे इन्होंने एग्जाम इस पोर्शन में, लेकिन डायरेक्ट थोड़ा आपको अभी समझने में दिक्कत होगा। लेकिन जैसे शहरी परिवहन निदेशालय, ये बिल्कुल सही है इसका। अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी यूएसएआईडी, यू भी सही है। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद, ये भी सही है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सड़क परिवहन संघ ये नहीं है, ये इसका गलत है चौथा। बाकी तीनों हमारे सही है। किस लिए सही है? क्योंकि पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश में स्थायी शहरी गतिशीलता में तेजी लाने के लिए मेरी बस मेरी सड़क किनके बीच की सहयोगात्मक पहल है? तो इन 3 पॉइंटों के बीच की सहयोगात्मक पहल है, ये चीज आपको याद रखना है साथियों। इसलिए मेरी आपसे विनती और रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा फोकस कीजिए जो आपके मिलान करने से ज्यादा संबंधित बनते हैं, और मिलान से रिलेटेड आपके परीक्षा में भी क्वेश्चन ज्यादा ही आएंगे।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? बुद्ध भगवान जी की जो समाधि स्थल थी वो कौन सा स्थल है यूपी में? तो साथियों कुशीनगर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध को उत्तर प्रदेश में कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी और कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, चाहे बेशक वो बिहार के में पढ़ता हो चाहे यूपी में पढ़ता हो, कहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो जैन धर्म के बारे में आपको पढ़ लेना है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो सब आपको देख लेना है। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में FAT का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल एलोकेशन टेबल, इसका हिंदी में बोल देते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, नहीं इंग्लिश में बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, और हिंदी में बोलते हैं साथियों आवंटन तालिका, जिसको इंग्लिश में फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से जाना जाता है। फैट की फुल फॉर्म में ये। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। पर्सन नंबर ये मैंने आपको पहले बोल दिया था कंप्यूटर प्लस ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड वीडियो है और आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। बहुत आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो वुलोकप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है एक्सेल में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है साथियों। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? तो डोज हमला है साथियों, जो कि कंप्यूटर खतरे का वर्ग है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं साथियों। HDFS कौन सा घटक डेटा प्रकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? तो इसका उत्तर साथियों नाम नोड हो जाएगा। तो नाम नोड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, कुछ इंग्लिश पढ़ने वाले हो तो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बताऊंगा और लेंथी बन जाएगी, वीडियो की लेंथ और लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एस संरचित डेटा का उदाहरण नहीं है? तो स्प्रेडशीट टेबल है साथियों, जो कि असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है। तो ये चीज आपको देख लेना है। इनके साथियों इंग्लिश के ट्रांसलेट भी हो रहे हैं प्रश्नों के, ये चीज आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहाँ तक छुट्टियों के दिन में भी संचालित होती है? तो साथियों वो IMPS। तो साथियों अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो ये ऐसी हमारी वो है मतलब भुगतान करने की प्रणाली। जैसे मान लिया अगर आपको थोड़ा सा पैसा किसी को इकट्ठा पैसा देना 10-20 हजार 40 हजार 50 हजार यूपीआई के द्वारा तो हो जाता है, लेकिन यूपीआई के द्वारा हो जाता है, लेकिन ये जो IMPS है ये ऐसी व्यवस्था है साथियों। एक तो बोल देते हैं मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, चलो आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन साथियों अगर हम उसमें दो ऑप्शन आते हैं, NFT और एक आता IMPS, मेरे ध्यान में आ गया। अगर हम NFT पे करेंगे तो साथियों NFT थोड़ा सा बैलेंस जो आ जाता है लेट जाता है, लेकिन जो IMPS पे अगर हम क्लिक करेंगे, जब हम ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग अगर यूज करते हैं, अगर किसी ने बैलेंस ट्रांसफर किया होगा बैंकिंग के द्वारा, नेट बैंकिंग जो होती है, तो इस माध्यम को हम यूज करते हैं IMPS को। तो इसके द्वारा तुरंत ही हमारा बैलेंस उनके सामने वाले बंदे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इसका मतलब यही पूछ लिया इन्होंने, कोई बहुत लंबा या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस आप लोगों को पता होने वाली बात थी। तो इसका इंग्लिश में भी लिख रखा है साथियों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो उसका जो नाम है डेस्कटॉप कंप्यूटर है साथियों, जो IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। कई वित्तीय संस्थाओं से जुड़े
सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए अंतर संचालनीयता मानक का उपयोग किया जाता है। तो ISO 20022 का उपयोग करते हैं साथियों। तो ये प्रश्न आप देख लीजिए और फिर पढ़कर आप समझ लेना कि इस तरीके के प्रश्न भी एग्जामिनर पूछ लेता है। और फिर बात करते हैं साथियों डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्य के लिए कौन सा मशीन मतलब लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है। तो LSTM, जिसको साथियों इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे अब इस परीक्षा में इन्होंने पूछ दिया LSTM, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में ये पूछ ले LSTM की फुल फॉर्म क्या है। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 31 की। प्रश्न नंबर 31 का है पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित अधिगम लर्निंग के बीच मुख्य अंतर क्या होता है साथियों। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे थे उसमें से राइट आंसर ये है पर्यवेक्षित अधिगम लेबल वाले डाटा का उपयोग करता है, जबकि अपर्यवेक्षित अधिगम बिना लेबल वाले डाटा का उपयोग करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 32 है साथियों, इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था साथियों AWS LOT कोर द्वारा ये प्रदान किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। और आई होप वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी और काफी अच्छे आपको क्वेश्चन काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, क्योंकि हो सकता है कि अब से पहले इस तरीके की वीडियो आपको नहीं मिली हो। और मैंने भी अपनी तरफ से ठान लिया है और आप लोगों ने भी ठान लिया है कि आपको सफलता हम दिलाकर रहेंगे। तो सफलता दिलाने के लिए साथियों हमें जरूरी है और सफलता पाने के लिए कि जो चारों तरफ घटित हो रहा है तो हमें रूबरू होना होगा कि जो ये हमारा बोर्ड है किस तरीके के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछ रहा है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड और आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। जब हो सकता है विभिन्न परीक्षा में पूछ रहा है तो आपके उनमें से आपके पेपर में भी जरूर पूछेगा, या आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपको इस तरीके के जो भी UPSSC बोर्ड एग्जाम करा रहा है तो उनके आपको आंसर की या जो प्रश्न पत्र है उनको देख लेना चाहिए आपको। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस पेपर में आपके प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि आपको यकीन नहीं होने का साथियों। तो साथियों अभी आपको यकीन हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या इतनी इतनी दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा 2022 जो 23 प्रोविजनल आंसर की मास्टर सेट ये जो है उसमें जो क्वेश्चन आए थे आंसर सहित, उसमें से मैंने ये अपने सिस्टम में टाइप किया क्वेश्चनों को और तब ये आपका आया था। तो आपको भी बहुत सचेत रहना है और ध्यान देना है कि जो UPSSC जो है बोर्ड इस तरीके से परीक्षाएं उनमें प्रश्न पूछ रहे हैं और आपकी परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न आने की संभावना है हम भी पूरी कोशिश करेंगे। और आपको भी ध्यान रखना है साथियों। और मैं अभी कुछ टाइम बाद लगभग 7:30 बजे के समथिंग आज लाइव भी आऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखकर साथी जुड़े और इन बिंदुओं पर भी हम लाइव सेशन में आपसे बात करेंगे और हो सकता है कि अगर टाइम मिलेगा तो कुछ क्वेश्चन भी पुटअप कर लेंगे इसी वाणी के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ में इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।